डेरिवेशंस। देखो, कहा जाता है कि डेरिवेशंस आजकल नहीं आ रहे, पर ये एक मिथ है। डेरिवेशंस अभी भी आ रहे हैं, बस फर्क कितना है मैं एक बार आपको बता दूं। पहले डेरिवेशन आते थे 15 नंबर के। कभी एक टाइम था डेरिवेशन 22 नंबर का आता था, और एक टाइम था कि डेरिवेशन 28 नंबर का भी आता था। तो हुआ क्या, 28 से ये 22 हुआ, 22 से फिर ये 15 हुआ। अब ये जो डेरिवेशन के नंबर है वो 7 से 10 नंबर के बीच में डोलता रहता है। कभी 7 नंबर का डेरिवेशन, कभी 8 नंबर का डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें 7 और 10 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप 70 नंबर के लिए बहुत घिसते हो पूरे साल, तो 70 में से अगर 10 नंबर, अप्रोक्सीमेट 70 में से 10 नंबर आपको सिर्फ डेरिवेशन से मिल रहा है, तो घिसना तो बनता है। आप लॉजिकली सोचो कि पूरा बुक आपको पढ़ना है 70 नंबर के लिए, 2 बुक, और 10 नंबर सिर्फ डेरिवेशन से मिल रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, डेरिवेशन हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन आ सकते हैं। अब देखो, डेरिवेशन करने का तरीका क्या होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, या बहुत सारे टीचर या बच्चे क्या करते हैं कि एक पीडीएफ रहता है स्क्रीन पे, उस पीडीएफ को रीड करते हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और बच्चा उस पीडीएफ को अपने फोन में सेव कर लेता है। डेरिवेशन कभी भी पीडीएफ से मत पढ़ना, डेरिवेशन पीडीएफ को देख के रीड मत करना। डेरिवेशन हमेशा कम से कम 4 बार लिखना है, कम से कम 4 बार। एक डेरिवेशन को कम से कम 4 बार लिखना है, और टाइम बहुत हो तो एक ही डेरिवेशन को 10 बार लिखो। डेरिवेशन लिखने से ही आएगा। लेकिन आज जो हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे उसमें हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्टकट्स, मेमोराइजिंग बेस होगा। मतलब हम डेरिवेशन को हाथों हाथ याद करेंगे। यानी इस क्लास को हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। मैं लिखूंगा, आप भी लिखोगे, मैं 2 बार लिखूंगा एक ही डेरिवेशन को, आप भी 2 बार लिखोगे। मतलब हमें लिख लिख के सारे डेरिवेशंस को याद करेंगे। इस क्लास को, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, खुद से लिखना है प्लीज। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या है, देखो, अगर हम चैप्टर 1 के अंदर बात करें तो चैप्टर में कौन से डेरिवेशन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो डाइपोल के दोनों डेरिवेशन, जो डाइपोल है, तो डाइपोल के 2 डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन, 2 डीआर लिख दूंगा, समझ जाना, डीआर। तो डाइपोल के 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा मतलब काफी हद तक आ जाता है। तो डाइपोल के डेरिवेशन आ सकता है, या फिर इसके अंदर आता है बहुत ही इजी डेरिवेशन, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा। तो 2 जगह से ही डेरिवेशन देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आपको एक डेरिवेशन या तो ऊपर डाइपोल से मिले या यहां से मिले। तो चैप्टर 1 में कुल मिलाकर हमें 5-6 डेरिवेशन करना है, और जो बेहद ही आसान है। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते सब्जेक्ट के बारे में, तब भी आप रट्टा मार के इसको कर सकते हो। रट्टा ही मारना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो रटने के लिए कहते हो, यू आर नॉट अ गुड टीचर। कोई बात नहीं, आपका काम हो रहा है ना, क्योंकि अब लास्ट में तो आप रट्टा ही मारोगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो। अब काम की बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए टेक्निक क्या होना चाहिए। किताबी लैंग्वेज यूज मत करो। कई सारे बच्चे डेरिवेशन को बहुत टफ समझते हैं क्योंकि किताबी लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं। आपको किताबी लैंग्वेज नहीं पकड़नी है, देसी लैंग्वेज पकड़नी है। देसी लैंग्वेज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देसी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जो आपको दिख रहा है। देसी लैंग्वेज का एक बहुत सिंपल ट्रिक होता है। ट्रिक बहुत सिंपल है, डायग्राम बता रहा हूं मैं, सुन लो, सब बताऊंगा। डायग्राम, आपको डायग्राम याद होना चाहिए, प्रॉपर डायग्राम याद होना चाहिए। और अगर आपको डायग्राम याद है तो डायग्राम को ही डिफाइन कर देना है। डायग्राम को डिफाइन करना है बस। अगर आप डायग्राम को डिफाइन कर दोगे तो आपके डेरिवेशन अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा, 3 मार्क्स का है तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। यही एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। बच्चे किताबों वाली भाषा पढ़ते रहते हैं कि लेट अ डाइपोल हैविंग दिस दिस, सब बेकार चीजें हैं। आप अपने हिसाब से लिखो, अपने दिमाग से लिखो, बस डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम को हम डिफाइन करेंगे। अभी मैं सारी चीजें अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सपोज करो प्यारे बच्चों, अभी हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अब उस डेरिवेशन का शीर्षक क्या है, शीर्षक मतलब टाइटल क्या है। तो देखो, डेरिवेशन का टाइटल भी हमें याद होना चाहिए। तो अभी हम आपको बता दें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। अब इसमें मैंने कहा आपके 2 केसेस होते हैं डाइपोल। तो पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला केस पढ़ने जा रहे हैं हम एट एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल लाइन या फिर एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट। कई सारे टीचर इसको एक कठिन भाषा में बनाने के लिए एक्सिस बोल देते हैं, एक्सिस पर, एट एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस पे। तो अब हम इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे। तो मैंने जैसा आपको कहा, किसी भी डेरिवेशन को करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। आप डायग्राम बनाओ और डायग्राम को डिफाइन कर दो, बस आपका डेरिवेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा हेडिंग है। अब इस हेडिंग में हम काम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लिखेंगे भाई हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसा हम एग्जाम में बताएंगे एग्जामिनर को, भैया हम तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक मिनट नोट करो, मैं चेक करता हूँ स्पेस है कि नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगा वरना। सो वेलकम बैक। तो सॉल्यूशन में हमेशा मैंने कहा जैसे कि आपको डायग्राम याद होना चाहिए। तो एक डाइपोल आप बना रहे हैं, देखिए आप डाइपोल बना रहे, कह रहे हैं कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल होता है ओ। तो ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है ए। तो जितना आपने काम किया, इस काम को आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। तो आप ये लेट कहां करते हैं। तो देखो, डायग्राम हमेशा ट्राई क्या करो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखो कहते हैं कि पेपर जब हम करेंगे तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो, पेपर थोड़ा भरा भी लगे और खाली खाली ना लगे। तो आप कैसे इसको भर सकते हो। तो मान लो ये एक पेज है, सपोज करो एक पेज है A4 साइज या जो भी 16:9, ये पेज है। अगर आप इस पेज में यहां पर डायग्राम बनाते हैं और यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका ये पेज भरा भरा सा लगेगा। उसको लगेगा कि वर्डिंग्स बहुत ज्यादा है। बिलीव मी, कम वर्ड्स में ज्यादा काम हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस पूरे ऊपर में डायग्राम बनाएंगे ऐसे,
और नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनका 2 लाइन में ही खत्म हो जाता है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी चलना है, पर इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को जो ज्यादा बेहतर लगता है यही लगता है कि हम एक कोने में डायग्राम बनाए और उसके बगल में लिखना स्टार्ट करें तो हमारा पेज थोड़ा बल्कि लगता है और टीचर के लिए बड़ा इजी होता है कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे डिफाइंड है। तो हम ऐसे चीजों को, अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे देखो भाई हमने माना है क्योंकि रियल में यहाँ पे डाइपोल नहीं है। भाई रियल में डाइपोल थोड़ी है, तुमने तो बनाया है ना, लेट किया है, इसको बनाया है, तो आप बोलोगे लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको यही सब बातें करनी है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि आप मानिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैविंग, उसके पास क्या है, हैविंग चार्ज प्लस माइनस क्यू, जिसके पास प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, एंड 2a, जो 2a है, 2a सेपरेशन बिटवीन प्लस माइनस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है 2a। फिर आपको और क्या दिख रहा है इसके अंदर, O दिख रहा है, O इज द सेंटर, तो आप बोलोगे ऑल्सो लेट O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो हम सारी बातों डाइपोल। अब हम एक ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, लेट O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एज शॉन इन फिगर। जब आप ये लिखते हो तो आप किताबी लैंग्वेज की तरफ बढ़ जाते हो, हमेशा ये वर्ड यूज करना है, एज शॉन इन फिगर, जिससे आपका आंसर थोड़ा जेन्युइन, बड़ा, बल्कि सब चीज आपको लगता है कि अगर भैया आपको मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आप फिगर देख लो। आप एग्जाम में जब आप डेरिवेशन लिख रहे होंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान देनी है, मेन बातें आपको हाईलाइट करनी होती है। जैसे प्लस माइनस क्यू के नीचे आप एक ब्लू पेन से हाईलाइट कर दोगे कि भाई प्लस माइनस क्यू की बात चल रही है, ठीक है, और 2a की बात चल रही है जो हमारा मेन फिगर है, प्लस माइनस क्यू एंड 2a, और एक मेन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके अंदर प्लस माइनस क्यू चार्ज है और 2a है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको हाईलाइटेड चीजें दिखेगी और वो समझ जाएगा कि बच्चा मुझे कह रहा है कि तेरे को इससे मतलब रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, प्लस माइनस क्यू से और डिस्टेंस 2a से, क्योंकि कैलकुलेशन में हम यही इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपकी इंग्लिश पढ़ने में कोई भी एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि आपको मैं एक बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, जितना मेरे को नॉलेज है, आज से 2 साल 3 साल पहले की नॉलेज है मेरे को, एक पेपर चेक करने के 7 रुपए मिलते हैं, और किसी भी एग्जामिनर को जो चेक करता है उसको कम से कम ना तो 2000 पेपर चेक करना होता है। अब 2000 पेपर चेक करना है, 7 रुपए मिल रहा है, उसका प्रॉफिट है नहीं। शादीशुदा आदमी, दिमाग वैसे खराब रहता है, तो वो बकवास पढ़ने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि आपकी इंग्लिश पढ़ेगा और इसने ज्यादा लिखा है, अच्छा बीच में हनी सिंह के गाने लिख दिए, ओ माय गॉड क्या बच्चा यार, ये तो मूड बना दिया मेरा, ओहो। ऐसा नहीं होता, जितना बारीकी से आप बताओगे उसको उतना आपके लिए फायदा है। तो यहां पर देखो चीजें थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि हम पहला डेरिवेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आप फास्ट जाओगे, अगली बार आपको अपने आप लिखना आ जाएगा ये सब। तो लेट O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एज शोन इन फिगर। अब सारी बातें हैं कि आप डायग्राम को आगे बढ़ाते हो, फिर आप कहते हो कि देखो यार हमें किसी पॉइंट, यहां पे ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट M मान लेते हैं, पॉइंट को P नहीं मानना है कभी भी, क्योंकि P का मतलब फिजिक्स में होता है डाइपोल मोमेंट। तो पॉइंट को M मानो या पॉइंट को X मानो, पॉइंट को X भी मत मानो, X का मतलब डिस्टेंस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हमेशा पॉइंट को M मानता हूं। तो अब आपने एक पॉइंट माना है तो आप आगे इसको डिफाइन कर देंगे कि भाई लेट नाउ करके, नाउ लेट अ पॉइंट, कि अब हमें लेट करना है, लेट अ पॉइंट M एट एक्सियल लाइन वेयर वी विश, वेयर हमारी इच्छा है, वेयर वी नीड या विश जो मर्जी कर सकते हो, वेयर वी नीड टू कैलकुलेट, जहां पर हमारी इच्छा है, वी नीड टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, तो उसको हमने बता दिया। अब आपको और इसमें एक लाइन जोड़नी तो आप लिख सकते हो एज शोन इन फिगर, कि पॉइंट M कैसा है, एज शोन इन फिगर। आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो इसको, ये हमारा एक्सियल लाइन होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप सेंटर से ना एक्सियल लाइन तक के डिस्टेंस को R मानते हो, R, तो अब इसको भी डिफाइन करोगे। बोलते रहा हूं, मेक डायग्राम, डिफाइन एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आप बोलोगे लेट, फिर ऑल्सो लगाना है, लगाओ नहीं लगाना मत लगाओ। ऑल्सो लेट R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम सेंटर O। अब बच्चे बोलते हैं सर डेरिवेशन में पूरे मार्क्स नहीं मिलते। पूरे मार्क्स लेने का तरीका यही है कि आपने बोल दिया R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M का डिस्टेंस है R सेंटर O से। अब आपकी थ्योरी वाली पार्ट कंप्लीट हो गई। अब आप करोगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये समझिए। अब कैलकुलेशन को याद करके जाना। अगर कोई तोपची बनेगा ना एग्जाम में तो उसका टाइम वेस्ट होगा। आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पेन चलना चाहिए, धक 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 खत्म। एग्जाम में 3 घंटे बहुत सारा प्रेशर, बीच बीच में सूसू भी आएगी, वहां भी टाइम खराब होगा। 5-10 मिनट जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो 5 मिनट तो, अब मान लो किसी का 3rd फ्लोर पे कमरा है और कोने में जाके टॉयलेट है, तो 5 मिनट तो वहां भी वेस्ट होगा। यानी आप अपने 15 पेंट में करेगा, बूंद बूंद करता रहूंगा है। क्या बात है, खतरनाक आदमी है यार तू। बूंद बेटा बीमारी होती है, ठीक है। सोचो शादी के बाद तो सोया हुआ बीवी के साथ कितना बूंद क्या यार। तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम खराब नहीं करना, झटके से याद रखना, रट्टा मारना है। सुनो, एक लाइन ऐसे खींचना, बोलना इधर की तरफ लगाएगा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, पीछे की तरफ लगाओ कि इधर है नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देख लो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, चल बेटे तो साइड हो, कोई नहीं बेटे कल मिलेंगे, आ जाओ। आप बोलोगे देखो नाउ ई नेट, आप उसको बोलो ई नेट वेक्टर,
वो क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस, एक आगे की तरफ एक प्लस, तो आप क्या बोल दोगे, ई पॉजिटिव वेक्टर माइनस ई नेगेटिव वेक्टर। देखो इस चीज को समझो, क्या समझो कि यहां पर दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आगे लगाता है और माइनस चार्ज पीछे। अब डायग्राम में कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको बता दूं दिमाग लगा के। देखो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव से ये जो प्लस है यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे तो वो आर माइनस ए आएगा, दिमाग लगाना, क्योंकि देखो ऊपर आर है, और ये ए है, देखो ये है पूरा आर और ये है पूरा ए, तो बचा हुआ आर माइनस ए होगा। और अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे यहां से यहां तक का, तो ये आर प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि आप देखो आर यहां तक है और ए उसके आगे है, तो ये बात ध्यान रखना। तो मतलब प्लस तक का डिस्टेंस है आर माइनस ए और माइनस तक का डिस्टेंस है आर प्लस ए। आप ज्यादा खेल नहीं खेलना, आप कैलकुलेशंस यहां लिख देना, नाउ आप लिख देना, नाउ कैलकुलेटिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताना, देखो बोलते रहा हूं आपको पूरा नंबर चाहिए, आपको बिल्कुल क्या ऐसा, ठीक है समझ जाएंगे, इतना बुद्धू कोई नहीं होता, सबको पता है कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। ये सब देखो इतनी सारी चीजें अंडरस्टूड होती है, कई सारी चीजें अंडरस्टूड होती है, तो आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमने बता दिया कि ई प्लस इस तरफ है, ई माइनस इस तरफ है, बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकालेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सब अंडरस्टूड है, जितना हम कर रहे हैं उतना ही काफी है। के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस से है आर माइनस ए का स्क्वायर, और के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। देखो आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस है आर प्लस ए, ठीक है। अब यहां से आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान रखना यहां पर प्यारे बच्चों, जब आप ब्रैकेट में यहां लिखोगे ना, ब्रैकेट में यहां लिखोगे तो यहां पर आप पी कैप जरूर लिखना। ये पी कैप क्या होता है मैं आपको बता दूं, पी कैप इज बेसिकली इधर का डायरेक्शन होता है, इस तरफ, ये है पी कैप, यहां दिखा भी सकते हो, पी कैप इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वो समझ जाएंगे, अंडरस्टूड है, पी की वैल्यू अंडरस्टूड है, यहां तक लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखना है आपको भी। अब देखो इनके बाद के स्टेप ना याद ही कर लेना बेटा, एग्जाम में टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये खेल खेले। देखो अगला स्टेप क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं एक बार, पर आप इसको याद कर लेना। सबसे पहले के क्यू कॉमन लिया जाता है, के क्यू कॉमन 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहां, 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहां, और जो ब्रैकेट में है आपको पी कैप मिलेगा। ये पी कैप चलता ही रहना चाहिए हमेशा, पी कैप का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, आप ऐसे करोगे कोई गलत नहीं कर सकता, किसी के मम्मी पापा कोई नहीं। अब अगला स्टेप क्या होता है, के क्यू कॉमन लेने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई खेलना होता है, तो के क्यू अपनी जगह पर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, आर प्लस ए इधर आएगा और आर माइनस ए यहां जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, और ये फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर पी कैप। दोबारा बोल रहा हूं, इन पंगे में मत पड़ना कि ये सब कैसे हो रहा है, मैंने बोल दिया मुझसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आगे जाएगा, ये वाला पार्ट आगे जाएगा, देखो ये वाला पार्ट आगे जाएगा, ये वाला पार्ट आगे जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, ये सब स्टेप याद कर लेना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। जब तुम 11 महीने में हीरो नहीं बन पाए तो 1 महीने में हीरो बनने की कोशिश मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब ई नेट क्या होगा प्यारे बच्चों, के क्यू। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुछ चीजें स्टेप याद रखोगे तो जीवन भर काम आएगा। आप यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। मैंने ब्रैकेट छोटा रखा है इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये लो 2ar, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन हम खोल देंगे यहीं पर, जरूरी नहीं है दिखाना, माइनस साइन खोलोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये 2ar और ये माइनस 2ar प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आप, और नीचे क्या है देखो, नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, ब्रैकेट खोलने के बाद कट जाएगा, बचेगा यहां पर के क्यू। अब यहां से 2ar मिलेगा, यहां से 2ar, स्टेप याद रखो किसका कट जाता है, 2ar, तो हमें मिलता है 2 इंटू में 2a इंटू में r, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या मिला हमें, हमें मिला 2ar कितना हो गया 4ar, तो 2 इंटू में 2ar, देखो ना दो बार है ना ये, 2ar दो बार है, तो 2 इंटू में 2ar ऐसे लिखना है इसको, जानबूझ के ऐसे लिखना है, इन स्टेप्स को याद रखना है, किसी भी हाल में टीचर इंप्रेस हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगा बेटा, अच्छे नंबर लाओगे तो बस रिश्ता भी आएगा तुम्हारे लिए। सुनो, अब यहां पर क्यू को गोले लगाना, हमेशा 2 को गोला लगाना, सॉरी क्यू को और 2a को गोला लगाना, और बगल में डिफाइन करना कि q इंटू में 2a जो होता है दैट इज p होता है, p क्या होता है p, तो आप देखो क्या बोलोगे, आप इसको गायब करोगे, q और 2a को आप p लिख दोगे, q इंटू में 2a p होता है, तो आप हो जाएगा आपका k p, और यहां क्या बचा 2 बचा r बचा, तो 2r, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आप लिख दोगे p कैप आपका चल ही रहा है ई नेट। अब यहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि अब इस p कैप को हम गायब कर देंगे, p कैप को गायब करने के लिए क्या करते हैं, देखो 2k p वेक्टर r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी अगर आपको कभी भी इस पी कैप को गायब करना है, पी कैप को, तो आप इस पी के ऊपर वेक्टर लगाते हो, मतलब आपको इतना गजब तरीके से मैंने बता दिया, कोई इसे गलत नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक स्पेशल केस, यानी कि पी कैप को गायब करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बड़ा सिंपल सा एक खेल खेलेंगे, क्या खेल खेलेंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए केस बता रहा हूँ। अगर आपके पास शॉर्ट डाइपोल का केस आए ना, आप आंख बंद करना और बोलना कि देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो ए स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मानते हैं कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है, यानी ए बहुत छोटा है। अगर ए बहुत छोटा है तो ए गायब होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा ई नेट वो आएगा बेटा 2kp बाई आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला है। तो एग्जाम में आप ये कर देना और ये भी कर देना कि अगर हमारा डाइपोल छोटा हुआ तो, क्योंकि ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, जब ए स्क्वायर गायब होगा यहां से तो अपने पास नीचे आर क्यूब बचता है, ध्यान रखना। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसको आपको रटना है, एक बार मुझे करके बताओ कमेंट में कि हाँ सर मैंने कर लिया। अब प्यारे बच्चों
नेक्स्ट डेरिवेशन। बच्चों अगर पसंद आया ना भाई तो लाइक करोगे, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। और अगर नेक्स्ट इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, बता देना कमेंट में, है ना। अगर आपको नहीं देखना होगा मैं वीडियो नहीं डालूंगा, देखना होगा तभी डालूंगा। और फटाफट मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, आज मुझे सपोर्ट करो। और एग्जाम में कर्मा आपको सपोर्ट करेगा, कर्मा को जानते हो ना, वेरी पावरफुल। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। डाइपोल के लिए वही सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, लेकिन कहां पे? तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इक्यूटोरियल, इक्यूटोरियल लाइन या पॉइंट, या पॉइंट। अब आजकल एग्जामिनर ये वर्ड यूज करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि स्कूल में ये पढ़ाया जाता है और ट्यूशन में भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है समझिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एग्जामिनर फिर यही वर्ड यूज करते हैं कि बच्चे ने एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी, उसका घाटा। तो यहां पर एक्चुअली में होता क्या है, डायग्राम वही वाला स्टेप है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे कोने में माइनस क्यू प्लस क्यू, और डायग्राम बनाने के बाद आप बोलेंगे ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और ये डिस्टेंस है ए, और ये डिस्टेंस है ए। तो ए और ए हो गया 2a। फिर आप बोलेंगे देखो हमें इस पॉइंट पर निकालना है, दैट इज पॉइंट एम। आपको पॉइंट एम पर कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि यहां पर बाइसेक्ट कर रहा है, देखो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, या इसी को इक्यूटोरियल भी कहा जाता है। अब इसके डायग्राम को अब देखो, जितना काम आपने यहां पर पिछले किया था वैसे ही, लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, लेट ओ इज द सेंटर and distance between minus plus is 2a, let a point m at equatorial line, we need to calculate electric field at that point, now calculation। अब हम सीधा कैलकुलेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस को r कहेंगे, सेंटर से जो डिस्टेंस है r। और कैलकुलेशन में आपको क्या याद रखना है, देखो पंगे नहीं पालने, दोबारा बोल रहा हूं, जब जीवन भर हीरो नहीं बन पाए तो आप क्या बनोगे, आप सीधा याद रखो कि एक लाइन ऐसे खींचो, सीधा सीधी लाइन होनी चाहिए, इसको लिखो ई पॉजिटिव, और एक लाइन ये माइनस वाले की तरफ इधर, इसको लिखो ई माइनस, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, हीरो नहीं बनना है, जो हीरो बनेगा उसका बस खेल खत्म। फिर ये थीटा मानना, और एक लाइन ऐसे खींचना है, डॉट डॉट, ये थीटा, इसको भी थीटा, और इसको भी थीटा, ठीक है जी। और इधर दो बातें लिखनी है इस तरफ, ई कॉस थीटा, ई प्लस का कॉस थीटा, और यहां लिखना है ई माइनस का कॉस थीटा, ई प्लस का कॉस थीटा, ई माइनस का कॉस थीटा, ठीक है जी। और इधर लिखना है, सुनो, फिर इधर लिखना है, इधर दो एरो भी दिखना चाहिए, देख लो दो एरो, और इधर ऊपर की तरफ एक ई प्लस साइन थीटा, और नीचे एक दिखाना है आपको यहां पर ई ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा। प्लीज प्लस माइनस में थोड़ा ब्रैकेट लगाना ताकि ये सिंबॉलिक बन जाए, तो ब्रैकेट मतलब गोला। तो इतना डायग्राम आपको याद रखना है कि इस तरफ होगा ई प्लस का कॉस थीटा 2 बार, और ऊपर ई प्लस साइन थीटा, और नीचे ई माइनस साइन थीटा, ठीक है। और डायग्राम में आपको इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिक बेसिक चीजें डिफाइन करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइपोल है, ये है, वो है, वो है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूं मैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप क्या बोल दोगे, आप बोलोगे एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, क्योंकि हम ना इसको फिगर का पार्ट समझ रहे हैं, तो हम बताएंगे कि ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ये फिगर का पार्ट है। आप फिगर में देख लो भाई, मुझे परेशान मत करो, आप फिगर में देख लो। तो देखो आपको क्या दिखेगा, एज शोन इन फिगर, फिगर में जैसा हमने दिखाया है, ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ये लिखना पड़ता है, कॉम्पोनेंट will get cancelled out, will get cancelled out, cancelled out, because equal magnitude, because of equal magnitude, कि भैया यहां पर equal magnitude है, and opposite direction। अगर आप ठीक से देखोगे तो e sin थीटा इक्वल है opposite direction, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बताना पड़ेगा कि जैसा फिगर में दिखाया है, e प्लस साइन थीटा और e माइनस साइन थीटा आपस में एक दूसरे को लपेट देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन का पार्ट हम बता रहे हैं आपको। फिर आप क्या बोलेंगे, so net electric field is given by, so net electric field is given by e cos theta only, 2e cos theta। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलेगा हमें, 2e cos theta। बोलो क्यों, क्योंकि e cos theta कितनी बार है बताओ, 2 बार, e cos theta एंड e cos theta 2 बार है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आप डिफाइन कर सकते हो, वी नो करके लिख सकते हो कि हमें पता है कि दोनों चार्ज बराबर है, तो e ऑफ प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा e ऑफ माइनस के मैग्नीट्यूड के। मतलब अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों का सेम होगा। तो ये चीज अगर आप डिफाइन नहीं भी करते हो ना तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। पर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, इसलिए हमने सिंपल इसको ऐड कर दिया, e प्लस कॉस थीटा और e माइनस कॉस थीटा को हमने सिंपली ऐड कर दिया। अब हम अपने देखो यार, ये चीज आप खुद भी लिख सकते थे पर मैंने आपको बता दिया। नाउ आप बोलोगे जो हमारा ई नेट है, ई नेट वो आएगा, सुन लो, ई नेट का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, वो आएगा टी 2e cos थीटा के बराबर, 2e cos थीटा के वैल्यू के बराबर। ये ब्रैकेट का मतलब कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं, 2 की जगह 2 रहेगा, देख लो ई नेट मतलब टोटल, 2 की जगह 2 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आएगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहा हूं,
के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस होगा ना रूट में होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो क्यों? ये तो डिस्टेंस होगा ना, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे आप? लॉजिकली सोचो, ये वाला डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस क्या है? ए। ये ए देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जिस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ए है और ये आर है, तो ये आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो अब आर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस रूट कट जाएगा इसका, तो 2 के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकालोगे? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा थीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो बेस है ए और हाइपोटेनियस है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, तो बेस है ए और हाइपोटेनियस है ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक बात हमेशा याद रखना कि आपको इस 2 को पकड़ना होता है, क्यू को पकड़ना होता है और ए को पकड़ना होता है, क्योंकि आप ये सब बताओगे, ये सब ना देखो, आप ये जो भी कैलकुलेशन करते हो ना, इन कैलकुलेशन को एज ए रफ वर्क में दिखा सकते हो आप। रफ वर्क में ये सब दिखा सकते हो कि भैया हमने रफली ये सब कैलकुलेट किया, तब जाके हम यहाँ पे लिख पा रहे। ठीक है, रफ वर्क में नहीं भी दिखाओगे तो अपने मेन पेज पे भी दिखा सकते हो, ऐसे लिख के वी यूज्ड, हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किए ताकि टीचर को विजिबल हो, तुम रट्टा मार के नहीं आए हो, तो वी यूज लिख के भी आप अपनी कैलकुलेशन का हिस्सा इसको बना सकते हैं। बट फिलहाल अपने को क्या लिखना है? अपने को कॉस थीटा हो गया, अब अपने को ये बताना है कि यहीं पर बता सकते हो आप कि क्यू इंटू में जो 2a होता है वो p के बराबर होता है, तो हमारा जो ई नेट है वो क्या बन जाएगा? देखो हम यहाँ पर क्यू इंटू में 2a जो है इसको p लिख देंगे, तो बन जाएगा ये kp। अब ये क्या बन जाएगा? देखो ध्यान रखना, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर रूट है, तो 1 प्लस रूट का मतलब हमेशा 3/2 होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। एक्चुअली में बेस सेम है तो हम पावर ऐड करते हैं, तो रूट और जब सिंपल मिलता है तो 3/2 बनता है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक, अब नाउ आप क्या करोगे? नाउ आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखोगे, तो वेक्टर लिखते वक्त ध्यान रखना एक माइनस साइन लगाना है, इसको लिखना है केपी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम बोलोगे माइनस साइन क्यों लगाया आपने? बताओ, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पर एक खास बात रखना, अगर हमें कोई बोलता है कि शॉर्ट डाइपोल है जी, अगर हमसे कोई कहे कि भाई शॉर्ट डाइपोल है तो क्या करोगे? अगर हमारे पास शॉर्ट डाइपोल है तो आप ए स्क्वायर को गायब करोगे, तो ई नेट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका के पी वेक्टर वाई आर क्यूब माइनस में के पी बाई आर क्यूब आएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए आप क्या करते हैं? ए स्क्वायर की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि आर बहुत बड़ा है और ए छोटा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझनी है डिटेल में, कैलकुलेशन इसका याद करना है, एग्जाम में हीरो नहीं बनना है कि हम कोई स्टेप भूल जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक है, स्टेप भूलते ही तुम्हें दर्द होना स्टार्ट होगा, वो दर्द बढ़ता रहेगा और पेपर पूरा खराब हो जाएगा। तो प्लीज कीप इन माइंड, डोंट बी ओवर स्मार्ट, घर से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, जब भी कहीं पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड होता है ना, परेड, तो उसकी प्रिपरेशन 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है। नहीं समझे मेरी बात? जो परेड करते हैं और वो सब चीजें दिखाते हैं ना, तरकीब दिखाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन, झांकी जो होती है उसकी प्रिपरेशन 4 महीने पहले हो जाती है। आता सब कुछ पहले से ही उनको, बस समझ पा रहे हो? फिर भी 4 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं। कुल मिला के बात यह है, इंटेलिजेंट होना और बुद्धू होने में इतना ही फर्क है। बुद्धू आदमी सोचता है कि चल ऑन द स्पॉट देखा जाएगा, इंटेलिजेंट आदमी रिस्क नहीं लेता, वो कहता मैं सब कुछ पहले से करके जाऊंगा। तो बी इंटेलिजेंट, कोई तुम्हें रट्टू कहे कुछ भी कहे, डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पाए? जहां रटना है वहां रटेंगे और जहां पर समझना है वहां समझेंगे। वैसे मैं समझाते हुए बता रहा हूं, रटने वाली कोई बात है नहीं। चलो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन देखो, इन सब के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते थे पहले, अब चांसेस कम है, पर ये बहुत आसान है, 1-2 नंबर में ही आएगा तो मैक्स टू मैक्स। लिखा है कि इलेक्ट्रिक, अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा दूं कि हमारे पास एक वायर है जो कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। देखो इन्फाइनाइट कुछ होता नहीं है, ठीक है, बस एक वर्ड होता है इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे किसी डिस्टेंस आर पर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और इस वायर को ना चार्ज किया गया है, चार्ज, इस वायर को चार्ज कर दिया गया है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, ये लैम्डा बेसिकली क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लैम्डा क्यू बाई एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या लिखोगे आप, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, तो डायग्राम बनाओगे ऐसे, आपने डायग्राम बनाया, उस पर पॉजिटिव चार्ज बनाया, ठीक है, तो आप इस बात को लिख दोगे, मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, किसी को शौक है तो लिख लेना, लेट, सेम ये चीज कॉपी करनी है, लेट अ इनफाइनाइटली, ऐसे लेट अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है ना, सेम कि लेट अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लिख दिया। फिर अब डिस्टेंस आर पर आए, v पॉइंट m मान लो इसको, सपोज अ पॉइंट m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर वेयर वी नीड टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर आता है ये वाला पार्ट जो आपको हमेशा लिखना है, जो मैं भी लिख के आपको दिखाऊंगा, जो अलग सी पार्ट है वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। आपको यहां पर एक गॉसियन सरफेस मानना होता है, सिलेंडर, तो आपको बोलना होता है लेट अ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, लेट अ गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस है आर। तो हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, ये गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है, और सिलेंडर के शेप में है तो ये बता देना है।
नाउ यूजिंग गॉसेस लॉ, आपको गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है। गॉस लॉ कहता है कि इन क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, डी ए मतलब यहां पर सरफेस एरिया है, ई डॉट डी ए, कई सारे बुक में इसको डीएस लिखा होता है, डीएस, क्योंकि डीएस एस फोर सरफेस एरिया, एस फोर सरफेस एरिया, ठीक है। तो ई डॉट डीएस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद कितना आसान स्टेप है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, और जो सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एल, इसका रेडियस स्मॉल आर माना है 2 पाई आर एल, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के धड़कनों, अभी देखो क्यू अपनी जगह रहने देना, ये 2 पाई आर एल को नीचे भेज दो, तो 2 पाई, ठीक है ना, आर एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है, ये 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, आर एल। अब क्यू बाई एल को उसने पहले बोल दिया था कि आपको लैम्डा मानना है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला हो गया लैम्डा, ये क्यू बाई एल को उसने लैम्डा बोल दिया था ना, तो क्योंकि क्यू बाई एल का मतलब होता है लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका नीचे लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो आप यहां पर आर कैप लिखना पड़ेगा। अब ये आर कैप क्या है, यहां पर आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो आर कैप का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस की डायरेक्शन में है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है। और यहां पर ना आप छोटा सा एक डीएस वेक्टर भी दिखाना, डीएस वेक्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम में इसका। और ये सब अंडरस्टूड है, ये सब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, हर टीचर को पता होता है ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएस का मतलब है कि सरफेस एरिया वेक्टर हमारा आगे की तरफ है, ठीक है। तो बहुत इजी डेरिवेशन होता है, आप इसमें जो पिक्चर में दिख रहा है वो लिख लेना, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आपको लिखवा दिया है। तो पहला डेरिवेशन हमारा खत्म होता है, अब हम दूसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा देखो, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट हमें दिखाना चाहिए और ये वाला पार्ट हमें दिखाना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस तरफ है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है इस तरफ आएगा, डीएस वेक्टर, और इसका सरफेस एरिया वेक्टर इस तरफ आता है, डीएस वेक्टर। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, इनकी बात नहीं करते, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज तो गलत नहीं करेगा। आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आप यहीं पर लिख सकते हो कि फ्लक्स इज जीरो, यहीं दिखा सकते हो, फाई इज जीरो, और यहाँ पर 90 डिग्री दिखा के आप यहीं पर लिख सकते हो कि फ्लक्स इज जीरो, ठीक है, कि यहां से और यहां से फ्लक्स नहीं आता है, हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। और अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है तो आप इस बात को लिख भी सकते हो, कहां पे लिख सकते हो, यहां पे, कि ये जो हमने लगाया है यूजिंग गॉस लॉ, देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है तो अदरवाइज कोई नीड नहीं है, टीचर अंडरस्टैंडिंग होते हैं आजकल, ठीक है, यूजिंग गॉसेस लॉ एट कर्व सरफेस, एट कर्व्ड सरफेस, आप बता सकते हो कि भाई हम कर्व सरफेस ही लेंगे, हम कर्व सरफेस ले रहे हैं। और अगर आपको और ज्यादा बेहतर डिफाइन करना है तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, एज इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, क्लियर, क्लियर एट फ्लैट सरफेस, इसको बोलते हैं फ्लैट, सिलेंडर के नीचे वाला सरफेस कैसा होगा, फ्लैट, और ऊपर वाला भी कैसा होगा, फ्लैट। एट इट इज क्लियर एट फ्लैट सरफेस, एट फ्लैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर, हेंस नेट फ्लक्स इज जीरो, कि फ्लैट, इट इज क्लियर एट फ्लैट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एस वेक्टर, तो वहां पे नेट फ्लक्स जीरो होगा। हमने बता दिया कि आपस में परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री जीरो होता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाली बात है, अदरवाइज आप अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हो। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले स्टेप में कुछ भी नहीं है, हमने इतना बोला है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है डीएस और ई में, यहाँ भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं होता है, हम बोलते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा हमारा। और वही बात हमने लिख दिया कि इट इज क्लियर दैट फ्लैट सरफेस, एट फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट है, गोला वाला सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेट फ्लक्स वहां से जीरो होगा। तो हमारा आंसर सिर्फ कर्व सरफेस से आएगा। अब देखो गॉस लॉ का अगला हिस्सा, अगला पार्ट जो गॉस लॉ से आता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट मोमेंट पे ना, ये देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं हूँ, मैंने बनाया है बुक। लास्ट मोमेंट पे इन क्वेश्चंस को करके जाना, जितने भी क्वेश्चंस में दिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी के लाइन से जो मोस्ट प्रिडिक्टेड है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, पर ये गजब के क्वेश्चन है। अभी आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सबके लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया है। थोड़े बहुत पैसे मत देखो, ये देखो कि आपका करियर उस पैसे से ज़्यादा बड़ा है, और मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, और फटाफट इन क्वेश्चन को किए बिना बस एग्जाम में घुस मत जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long plane thin sheet of surface charge density sigma, surface charge density sigma, electric field due to infinitely long plane sheet of surface charge density sigma। अब ये क्या है, देखो, ये भी बड़ा आसान होता है, तो आपको यही वर्ड्स को रिपीट कर देना है नीचे। क्या रिपीट करना है, जैसे कि लेट अ प्लेन शीट, आपको मानना है कि एक प्लेन शीट है, लेट अ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे लेट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन थिन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, ये देखो, सिग्मा हमेशा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपने ये सेम बातें लिख देनी चाहिए कि लेट अ इनफाइनाइटली लॉन्ग
इनफाइनटली लॉन्ग प्लेन थिन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए सेम स्टेप, एक गॉसियन सरफेस, लेट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर, इसमें हमें डबल बनाना पड़ता है आगे पीछे दोनों। तो आप यहां पर उसको बताओगे कि लेट अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में भैया मैंने दिखाया है, बाकी आपकी मर्जी, आप देख लो। अब आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और पीछे भी, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों तरफ होगा, प्लस के आगे भी निकलता है पीछे भी निकलता है, क्योंकि पतला सा थिन शीट है। फिर आपको क्या दिखाना है, यहां पर आप ये दिखा सकते हो डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर इधर भी, ये दोनों साथ में होंगे आपस में पैरेलल। अब आप बोलोगे कि भैया जैसा सिलेंड्रिकल सरफेस माना गया है वैसा आप देख लो, लेट अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, कुछ बुद्धि तो खुद भी लगाओ। अब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे देखो E डॉट डीए का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, अब बहुत सिंपल बात बोलोगे कि देख भाई यहां पर दो है, एक आगे भी है और पीछे भी है, तो यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो अपने आप समझ जाएगा कि गॉस लॉ इस्तेमाल किया गया है आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। तो यहां से 2 इंटू ए, इस बार एरिया वेक्टर को हम खोलेंगे नहीं, एरिया को ए ही लिखने रहने देंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि देखो हमें सिग्मा को चार्ज अपॉन में एरिया के टर्म में लिखना है, तो हम एरिया को ए ही लिखेंगे। अब क्या होगा, ई को यहीं लिख लो और 2a को नीचे भेज दो, 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या हुआ देखो, ई यहीं पर रुक जाएगा, 2a नीचे चला जाएगा, तो q अपॉन में a हो जाएगा आपका सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ये आउटवर्ड की तरफ होता है, तो आप यहाँ पर आर कैप लिख सकते हो, पर आर कैप तो नहीं लिख सकते, मैं बता रहा हूँ, ये आउटवर्ड नॉर्मल होता है, यहाँ पर आपको एन कैप लिखना पड़ेगा, एन कैप, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। अब एन कैप क्या होगा मैं बता रहा हूँ, देखो एन कैप इधर है, आप दिखा दो कि हमारा एन कैप है इस तरफ एन कैप है, आप दिखा सकते हो इस तरफ एंड इस तरफ, मतलब डायरेक्शन डिफाइन करना है तो आप एन कैप भी बना सकते हो कि एन कैप जो है आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है, बाहर की तरफ एन कैप। तो एन कैप की डायरेक्शन के लिए लिया है मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एन कैप की तरफ होगी, यानी कि अगर ये मेरा शीट है, ये मेरा शीट है, तो आगे की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एन कैप मेरा आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस प्रकार से आप ये वाला डेरिवेशन भी इजीली कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बस आपको थ्योरी जो डायग्राम दिख रहा है उसको रिपीट करना है और बाकी बेसिक बातें करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब गॉसेस लॉ पे लास्ट जो डेरिवेशन है देखो, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन, चार्ज भी है थिन भी है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, कुछ भी दे सकते हैं, सपोज करो रेडियस मैंने बोल दिया ए, मैं रेडियस को ए बोल रहा हूं, वो रेडियस कुछ भी दे सकते हैं आपको, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं। अब एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस ए, और फिर कुछ कंडीशन देंगे, एट कंडीशन दे सकते हैं, एट बोलेंगे आर ऐसे बोलेंगे आर लेस देन ए, ऐसे कुछ कंडीशन देंगे, फिर बोलेंगे आर इक्वल टू ए एंड आर ग्रेटर देन ए। आपको उन्होंने 3 कंडीशन दे दिया। अब ये सब देख के बच्चा कहता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या दे दिया। इन सिंबल का मतलब समझो, देखो आर लेस देन ए का मतलब होता है कि आप इनसाइड है शेल के इनसाइड है, यह है कि आप सरफेस पे खड़े हैं, और ग्रेटर का मतलब होता है कि आप आउटसाइड है। तो एग्जाम में देखो पहला स्टेप तो आपको बताइए कि सेम टू सेम लिख देना है कि लेट, ऐसे लिखना है कि लेट अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए, और उसको चार्ज किया गया है, तो पहला लाइन तो सेम हो जाता है, गॉस थ्योरम में बड़ा आसान है, जो क्वेश्चन में दिया उसको रिपीट करना होता है कि लेट अ चार्ज विथ इन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अब क्या है, अब है सपोज, अब हम करेंगे लेट अ पॉइंट एम, कोई पॉइंट एम मान लो इनसाइड, क्योंकि पहले बार में आपको इनसाइड निकालना है, तो लेट अ पॉइंट एम इनसाइड, जिसका रेडियस उसने आर दिया है, आर। अब देखो बोला कि आपको एक आर मानना है जो इनसाइड में पॉइंट होगा, ए से कम होगा, तो आपने बोला कि लेट अ पॉइंट एम इनसाइड एज शोन इन फिगर, आपने एम माना इनसाइड। अब यूजिंग गॉस लॉ, नाउ अब यूजिंग गॉस लॉ, अब गॉस लॉ लगा दो वहां पे। तो गॉस लॉ कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पर गॉस लगाने के लिए गॉसियन सरफेस शोन इन फिगर, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। अब यहां पर गॉसियन सरफेस भी डिफाइन करना पड़ेगा, लेट अ पॉइंट एम इनसाइड एज शोन इन फिगर एंड अ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, आपको गॉसियन सरफेस ही मानना पड़ेगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस बार स्फेयर बनेगा ना, एम पर स्फेयर बनेगा, तो एंड अ इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, उसका जो रेडियस है वो आर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसका रेडियस आर माना है इस सरफेस का, क्योंकि अभी हम इनसाइड निकाल रहे हैं। फिर आप इसी पॉइंट पर क्या करोगे, सुनते रहो, इस पॉइंट पर क्या करोगे, अब आप बोलोगे यूजिंग गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दोगे बताओ, क्योंकि अंदर ना चार्ज नहीं है, चार्ज बाहर है, अंदर चार्ज नहीं है तो इसको 0 लिख दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये आपने निकाल लिया, यानी आपने इनसाइड का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने बोला भैया इनसाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगली बार क्या करोगे, अगली बार सरफेस, इनसाइड का क्वेश्चन सॉल्व, अब सरफेस, तो आप इस रेडियस को उठा के यहाँ पे आर लिखोगे और ये सरफेस है आपका, सरफेस, अब सरफेस पर गॉसियन सरफेस मानोगे और ये हो जाएगा आपका पॉइंट एम, क्या हो जाएगा पॉइंट एम, अब क्या हो जाएगा सरफेस। अगली बार जो मेरा पॉइंट एम है वो क्या होगा समझना, सरफेस, तो देखो मैंने इस बार क्या किया है, सरफेस पे जाके डॉट डॉट बनाया, डॉट डॉट, और मैं अगली बार क्या लिखूंगा, लेट अ पॉइंट एम। अब देखो सब कुछ रिपीट होगा, सुन लो, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ,
सेकंड वाला मैं बोलूंगा लेट अ पॉइंट m ऑन द सरफेस, लेट अ पॉइंट m ऑन द सरफेस, तो लेट अ पॉइंट m ऑन द सरफेस एज शोन इन फिगर। फिर अगला स्टेप क्या होगा, एंड अ इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, कि यहां तक इस बार हमारा रेडियस r है। बात समझ पा रहे हो? अब फिर यूजिंग गॉस लॉ, अब गॉस लॉ यूज करेंगे, तो E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई रहेगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सरफेस एरिया पता है स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आर की वैल्यू ए के बराबर दी हुई है सरफेस का, तो आपको यहां पर लास्ट में ना ए भी लिख के दिखाना पड़ेगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पर ए स्क्वायर लिख के दिखाना पड़ेगा, ए, क्योंकि आप सरफेस पे खड़े हो। थर्ड में क्या करोगे बताओ, थर्ड का डायग्राम कैसा होगा, थर्ड का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, चलो मैं दिखाता हूं। आप बोलोगे यहां पे, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये सरफेस पे आओगे ना तो आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाना, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और एक डीए वेक्टर भी दिखाना है इस तरफ, डीए मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये सरफेस वाले में ध्यान रखना, ये दिखाना होता है ई और डीए। अब देखो अब हम बाहर है, बाहर है तो इस बार हमारा रेडियस कौन सा होगा, ये वाला आर, और ये हमारा पॉइंट एम। अब ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, डीए वेक्टर मतलब, ठीक है। समझ पाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दिखाना है और डीए वेक्टर भी दिखाना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा, आप क्या बोलेंगे, लेट, क्या बोलेंगे, लेट अ पॉइंट एम आउटसाइड एंड अ इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर यूजिंग गॉस लॉ। इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। गॉस लॉ बोलोगे ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, ये होगा 4 पाई, अरे यार ये कलर, 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बात खत्म। यानी अंदर जीरो होता है और बाहर 4 पाई ए स्क्वायर, और मतलब सरफेस पे इतना और अंदर इतना। बस लिखने का तरीका आप लोग सीख लो, बाकी तो कैलकुलेशन इजी ही है। बोलो बात समझ में आई सबको, एक बार कमेंट में जरूर बताओ मुझे। प्यारे बच्चों, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या है समझिएगा। इसमें क्या होता है कि हम टॉर्क की बातें करते हैं, टॉर्क, तो आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले तो डायग्राम बनाओगे, डायग्राम ऐसा होता है इसका कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे हम डाइपोल को बनाते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू और ये थीटा, और हम ऐसा दिखाते हैं, ये हमारा सिस्टम है। तो बोलेंगे लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 2a, ठीक है। तो लिखा है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे बोलोगे, लेट अ डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a। डाइपोल मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे का मैं लिख देता हूं, डाइपोल मेक्स एंगल, ठीक है, थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, जैसा दिखाया गया है कि डाइपोल एक एंगल बना रहा है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब क्या करना है, अब आपको बताना है फिगर के थ्रू कि इधर चार्ज फोर्स है क्यू इंटू में ई, ये फोर्स होता है, और पीछे वाला भी ये फोर्स होता है। फिर आपको बोलना क्या है, देखो बोलना है नाउ नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स इज जीरो, डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। जीरो क्यों है, जीरो क्यों है, बिकॉज जीरो क्यों है, जीरो इसलिए है क्योंकि एक फोर्स आगे है एक पीछे, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हमने बता दिया ना कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो एज शोन इन फिगर। और आप चाहो तो और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नीड नहीं थी, फिर भी आप इसको ऊपर दिखा भी सकते हो कि एफ नेट ऐसे क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई इक्वल टू जीरो, टोटल फोर्स जीरो होगा, एक क्यू ई आगे है एक क्यू ई पीछे है, ठीक है। तो अब नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो एज शोन इन द फिगर, ठीक है। सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, मतलब आगे पीछे कोई मोशन नहीं होगा, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक्स कपल, ये लाइन लिखना पड़ता है, मेक्स कपल विच रोटेट्स द डाइपोल, विच रोटेट्स द डाइपोल, जो डाइपोल को रोटेट करेगा, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मेक्स कपल, कपल बनाते हैं कपल, जो रोटेट करेंगे डाइपोल को, मतलब जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है रोटेट करेंगे डाइपोल को। हेंस जो टॉर्क होगा, हेंस टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड, टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, या जो भी है दैट्स व्हाई टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, या फिर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों जो टॉर्क, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखो आर की जगह पे 2a डिस्टेंस, एफ की जगह पर होता है क्यू इंटू ई साइन थीटा। अब आपको पता होगा 2a इंटू में क्यू को हम पी बोलते हैं, पी तो जगह पी ई साइन थीटा, क्यू इंटू में 2a को पी कहा जाता है, पी यानी डाइपोल मोमेंट, तो जो टॉर्क है वो हो गया पी क्रॉस ई,
वेक्टर फॉर्म में इसको पी क्रॉस ई लिखा जाता है। मेन फॉर्मुला होता है पी साइन थीटा टॉर्क का या फिर पी क्रॉस ई। अब डायग्राम में कुछ करेक्शन बता दूंगा आपको। कई सारे टीचर की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा यहाँ पर ट्रायंगल बना के दिखाए एक, ठीक है, बच्चा क्या दिखाए बना के ट्रायंगल, तो आप ऐसे ट्रायंगल बना के दिखा देना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कहाँ ले जा रहे हो ट्रायंगल? सीधा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। चैप्टर काफी बड़ा था ये मैं मानता हूँ, ठीक है, नोट करो।